हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, प्रिंसेस रीबर्थ लव स्टोरी पार्ट 1। चैप्टर 1 में तो मरूंगी ही, लेकिन साथ में तुम सबको भी लेकर मरूंगी। उस लड़की की वो तेज गुस्से से भरी हुई आवाज और उसे देख रहे वो सब उसकी तरह दौड़ पड़े। मगर अफसोस, उनके भागने की स्पीड से ज्यादा उस लड़की की स्पीड थी। उसने एक सेकंड के अंदर ही उस बड़े से कंप्यूटर पर कुछ किया और पल भर के अंदर ही उस एडवांस्ड लैब के सभी डोर्स लॉक हो गए। सिर्फ उस लैब के ही नहीं, बल्कि उस आइलैंड पर की जितनी भी छोटी छोटी लैब और विला और बंगलो थे, उन सब के डोर भी। वो आइलैंड समंदर के बीचों बीच काफी अंदर था, जहां तक पहुंचना नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल ही था, या फिर ये कहे कि वो एक अलग ही दुनिया थी। एक एडवांस्ड दुनिया जो सिर्फ रिसर्च के लिए ही बनाई गई थी, और वहां जो रिसर्च होते थे वो तो काफी लोगों को पता भी नहीं थे। और उनमें से एक ऐसी ही रिसर्च थी शौर्या, वही लड़की जो अभी अभी सबको अपने साथ लेकर मरने वाली थी। शौर्या की मोम जब वो प्रेग्नेंट थी तभी वो लोग उन्हें उस आइलैंड पर लेकर आ गए थे, और उनके पेट में पल रही शौर्या पर उस वक़्त से ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ तकरीबन 80 से भी ज्यादा प्रेग्नेंट वीमेन थी जिन पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और लास्ट में सिर्फ शौर्य ही ऐसी थी जिसका बर्थ सक्सेसफुली हो गया था। बाकी सब बच्चे और उनकी मॉम्स उस दौरान ही मर गए थे। शौर्या की मोम भी उससे बाक नहीं पाए, और शौर्या को जन्म देने के बाद वो भी मर गई। वो जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने ही फिर उस बच्चे का नाम शौर्य रखा। और फिर शुरू हुए उस पर एक्सपेरिमेंट, और एक आम मासूम सी लड़की से वो सुपर इंटेलिजेंट लड़की में कन्वर्ट हो गई। शी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। ऐसा कोई काम नहीं था जो वो कर नहीं सकती थी। वो एक रॉबर्ट के तरह थी, एक जिंदा रॉबर्ट जो हर एक काम में एक्सपर्ट था। रॉबर्ट के तरह ही इमोशन लेस थी, और शायद रॉबर्ट से भी कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसके आईक्यू लेवल को काउंट भी नहीं किया जा सकता था। शौर्या ने उसके उम्र के 10वें साल में ही एक ऐसे मेडिसिन इन्वेंट की थी जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए वरदान थी। उसकी कैंसर पर की मेडिसिन, दूसरे बीमारियों पर की मेडिसिन और ना जाने कितनी ड्रग्स, सब कुछ काबिले तारीफ था। ऐसा कौन सा वायरस नहीं था जिसका एंटीडोट वो बना नहीं सकती थी। और सिर्फ मेडिसिन में ही नहीं बल्कि दूसरे फील्ड में भी वो उतनी ही एक्सपर्ट थी। उसके मैकेनिकल स्किल्स भी बहुत अच्छे थे, और उसी की वजह से उसने वर्ल्ड्स के बेस्ट शिप्स जहाज बनाए थे जिसकी हेल्प से ही उस आइलैंड तक पहुंचा जा सकता था। और भी बहुत कुछ था उसके बारे में जो आगे पता चल ही जाएगा। शौर्या की हेल्प से उसके ओनर ने, हाँ ओनर, क्योंकि ऐसी वो सबसे इंटेलिजेंट शौर्या वहां सिर्फ एक गुलाम थी, एक ऐसे गुलाम जिसकी मदद से उसके मालिक ने ना जाने कितने अब्जों से पैसे कमाए थे, और बदले ही उसे क्या मिला था, सिर्फ अकेलापन और अंधेरा। रॉबर्ट जैसी थी वो, रॉबर्ट नहीं। उसके अंदर भी इमोशन थे, वो भी थकती थी, वो भी हंसना चाहती थी, रोना चाहती थी, बाहर घूमना चाहती थी, और भी बहुत कुछ करना चाहती थी वो। लेकिन कहते हैं ना, गुलामों की जिंदगी नहीं होती, वैसे ही वो एक गुलाम थी जिसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी। लेकिन उससे एक गलती हो गई। उसने जाने अनजाने ही सही बाहर की दुनिया ही अपने स्क्रीन पर देख ली, और उसके ओनर उसके इस हरकत से डर गए। अगर शौर्या यहां से बाहर चली गई तो, ये सवाल ही उन्हें डरा गया, और उसकी सजा उससे बहुत ही बुरी मिली। वैसे तो उसे नॉर्मल सजा देना ही तय हुआ था, लेकिन उनमें वो एक था, उसके मेन ओनर का पोता, जिसकी गंदी नजरें शौर्या पर हमेशा होती थी, और जब उसने शौर्या के साथ बदतमीजी की थी तब उसने उसे ऐसे सजा दी थी कि वो आज तक अपने पैरों पर चल नहीं पा रहा था। वो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था, और अब जब उसे मौका मिला था तब उसने शौर्या के साथ हैवानियत की हर एक हद ही पार कर दी। बहुत बुरी तरह से मार, शॉक ट्रीटमेंट, और फिर उसे बर्फ में फेंका गया, जिससे उसकी हालत अधमरी हो गई। और लफ्जों के वार वो तो उस पर कुछ इतने हुए कि अब तक जो भी इमोशन उसने अपन दिल में दबाए रखे थे उन सब का ब्लास्ट हो गया, और कुछ ही देर में उसने सबकी मौत अपने हाथों से लिख दी। शौर्या, इसे डीएक्टिवेट करो। हमारे सालों की मेहनत तुम इस तरह तबाह नहीं कर सकती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो शौर्या। इसे डीएक्टिवेट करो। वहां के प्रोफेसर की चीखें वह गूंजने लग गई, और वो खुद ट्राई करने लग गए कि किसी तरह से वो उस प्रोसेस को डीएक्टिवेट कर सके।
बट नो यूज, बहुत देर हो गई थी और एक एक कर उस पूरे आइलैंड पर होने वाले छोटे छोटे ब्लास्ट उसे सुनाई देने लग गए। शौर्या, ये दिमाग तुम्हें हमारी वजह से मिला है, तुम इसे हमारे खिलाफ यूज नहीं कर सकती हो, प्रोफेसर ने चीख कर कहा। और शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। शायद ये पहली बार था जब वो हंस रही थी, लेकिन उसके हंसी में कितना दर्द था ये वहां मौजूद सभी को पता चल रहा था। हाँ, आपकी वजह से प्रोफेसर, आपकी ही वजह से। आपकी वजह से मैं ये ऐसी हो गई। क्या कुछ नहीं किया आप सब के लिए और उसके बदले मेरा ये हाल, इतनी बुरी मौत मुझे नहीं, अगर मेरा मरना तय है तो आप सब का क्यों नहीं। मैं तो मरूंगी ही, लेकिन साथ में आपको, आप सबको लेकर मरूंगी, शौर्या ने कहा। और अगले ही पल उस लैब में भी जोरदार ब्लास्ट हो गया और कुछ ही देर में न सिर्फ वो लैब बल्कि वो पूरा आइलैंड भी आगे के चपेट में आकर समंदर में डूब गया। आह, दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शौर्या दर्द से तड़प उठी और उसने किसी तरह से अपनी आंखें खोली। उसके इर्द गिर्द चारों तरफ सफेद रोशनी थी और देखते ही देखते उसका दर्द गायब हो गया। वो उठकर खड़ी हो गई और उसे तब जाकर एहसास हुआ कि दर्द से तड़पता हुआ उसका पूरा बदन अब बिल्कुल हल्का हो चुका है और उसका सारा के सारा दर्द भी खत्म हो चुका है। वो उस लाइट के सोर्स की तरफ बढ़ने लग गई। उसके आंखों को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी उस सफेद रोशनी के तलाश में और फाइनली उसे उस रोशनी का सोर्स मिल गया। कौन हो तुम? शौर्या ने उसके आगे खड़े हुए उस शख्स को, जो ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ों में था और अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था, उससे सवाल किया। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो तुम्हारे समझ से परे है, तो मुझे जानने से बेहतर ये नहीं कि तुम तुम्हारे सामने रखे हुए दो जिंदगियों के बारे में जान लो, उस शख्स ने कहा। और शौर्या उसे उलझन भरी नजरों से देखने लग गई। क्या क्या मतलब? शौर्या ने सवाल किया और उस शख्स से जरा सी साइड हटकर उसे एक दुनिया दिखाए। बेहद खूबसूरत थी वो दुनिया, जिसे देखकर एक अलग सा सुकून छा गया शौर्या के दिल में। ये जन्नत है, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगी? उस शख्स ने कहा और शौर्या बस जन्नत को देखते ही रह गई। वो की हर एक चीज उसे अट्रैक्ट कर रही थी और सब कुछ हद से ज्यादा खूबसूरत था। हाँ, शौर्या हाँ कहने ही वाली थी कि फिर कुछ सोचकर वो बोली, और दूसरी दुनिया? दूसरी दुनिया कौन सी है? और क्या? उसका सवाल सुनकर उस शख्स के ओठों पर स्माइल आ गई। वो रही दूसरी दुनिया। उस शख्स ने एक और इशारा किया और शौर्या ने उस तरह देखा। एक 18 साल की लड़की किसी गोदाम में दर्द से तड़पते हुए कराह रही थी। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी तकलीफ में है। उसे लगी हुई चोटें उसके दर्द को बयान कर रही थी। और उसकी वो लाल आंखें, जिसे देखकर ही शौर्या को पता चल गया कि उसे हैवी क्वांटिटी में ड्रग्स दिए गए हैं। बट इन सब के बावजूद भी वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। कौन है वो? शौर्या के बातों में अपनापन था। यही हालत कुछ घंटों पहले उसकी ही थी और जितना दर्द उसके चेहरे पर दिख रहा था ना, उतना ही दर्द शौर्या ने अभी अभी भुगता था। वो भी शौर्या ही है। और जिस तरह तुम्हारी जिंदगी थी ना, लगभग उसी तरह से उसकी भी जिंदगी थी। सिर्फ फर्क इतना है कि वो जिंदा होकर भी मरने की दुआ कर रही है और तुम मरकर भी जिंदा रहने की तमन्ना, उस शख्स ने कहा। और शौर्या उसे देखते ही रह गई। वो कुछ सोचने लग गई और फिर मुड़कर उसने उस शख्स के तरफ देखा। मैं वो जिंदगी जीना चाहूंगी, मुझे जीना है, दुनिया घूमनी है, हर एक उस फीलिंग को महसूस करना है जो मैंने कभी भी महसूस नहीं की। आप मुझे वह भेज सकते हैं? शौर्या के आंखों में चमक आ गई। उसे खुद पर भरोसा था, चाहे उस शौर्या की जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन वो किसी की कैदी, किसी की गुलाम तो नहीं थी। वो जो चाहे वो कर सकती थी। और शौर्या को खुद पर इतना भरोसा तो था ही कि वो एक काबिल और अच्छी जिंदगी जी सके। मुझे जीनी है उसकी जिंदगी, प्लीज मुझे वहां भेज दीजिए, शौर्या ने जल्दी जल्दी कहा। और उस शख्स के ओठों पर मुस्कान आ गई। जैसी तुम्हारी मर्जी, उस शख्स ने कहा और शौर्या को नीचे धक्का दे दिया। एक तेज चीख के साथ शौर्या नीचे गिरने लगी और डर के मारे उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। आह, उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी जगह से उठ सके।
शौर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके अंदर के सिम्टम्स को एग्जामिन करने लग गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे हैवी क्वांटिटी में ड्रग्स दिए हुए हैं, इतने कि उसे होश में रहने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ने वाली है। और उसके एक हाथ में काफी दर्द भी महसूस हो रहा था। उसने किसी तरह से उस हाथ की तरफ देखा और पाया कि उसके हाथ की नस कट चुकी है, और जिस हिसाब से वो कटी हुई थी, उसका मतलब यही था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। मगर क्यों? ये सवाल शौर्या के दिमाग में आया और तभी उसके कानों पर किसी की आवाज सुनाई दी। भाई, अब क्या करें? बॉस को क्या जवाब देंगे हम? ये लड़की तो लगभग मरने के कगार पर है। और वो जल्लाद बॉस पता नहीं हमें क्या करेगा। एक आदमी जरा डरते हुए ही कह रहा था। और तभी उस दूसरे आदमी की गुस्से भरी आवाज वहां गूंजी। तारांकन, साला एक नंबर का तारांकन है वो बॉस। एक तो इतने मुश्किल से ये खूबसूरत माल मिली थी, जिसे खरीदने के लिए अम्मा ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। और वो तारांकन बॉस, उसने कहा कि इसे कोई हाथ नहीं लगाएंगे। सन की है साला, खुद तो वह अलग अलग छोकरियों के मजे ले रहा है और हम ये इतना हुस्न सामने होते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। ऊपर से कमीने की ड्रग्स लेने की आदत, हर एक चीज ने उसे ड्रग्स चाहिए ही चाहिए। लाखों के ड्रग्स इस पर पिछले हफ्ते से वेस्ट कर दिए और इसने क्या किया? अपने हाथ की नस काट ली। साली खुद तो मर रही है, लेकिन साथ ही में हमारी भी कब्र खोद दी इसने। उसे तो मैं, कहते हुए उस भाई नाम के शख्स ने शौर्या के पेट में एक लात मार दी। एक काम कर, जला दे इस जगह को। बोल देंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया और आग इतनी फैल गई कि वो लड़की भी उस आग में जलकर मर गई। भाई नाम के उस आदमी ने कहा और एक नजर शौर्या को देखकर वो वह से बाहर निकल गया। उस दूसरे आदमी ने वहां आग लगा दी और एक एक कर वहां से वो सब बाहर चले गए। नहीं नहीं, फिर से मरने के लिए मैंने ये जिंदगी नहीं चुनी है। मुझे जीना है, हाँ मुझे जीना है। कम ऑन शौर्या, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। यू कैन डू इट। चलो उठो उठो जल्दी। शौर्या अपने आप को हिम्मत देने लग गई और किसी तरह से वो उठकर खड़ी हो गई। उसने किसी तरह से अपनी आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा और उसे एक साइड पानी की बोतला दिखाई दी। शौर्या ने वो सारी की सारी बोतल अपने सर पर उंडेल दी और अपने आप को होश में लाकर वो वहां से बाहर के तरफ जाने की कोशिश करने लग गई। चैप्टर 2, अभिमन्यु राठौड़ की प्रिंसेस। एक काम कर, जला दे इस जगह को। बोल देंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया और आग इतनी फैल गई कि वो लड़की भी उस आग में जलकर मर गई। भाई नाम के उस आदमी ने कहा और एक नजर शौर्या को देखकर वो वह से बाहर निकल गया। उस दूसरे आदमी ने वहां आग लगा दी और एक एक कर वहां से वो सब बाहर चले गए। नहीं नहीं, फिर से मरने के लिए मैंने ये जिंदगी नहीं चुनी है। मुझे जीना है, हाँ मुझे जीना है। कम ऑन शौर्या, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। यू कैन डू इट। चलो उठो उठो जल्दी। शौर्या अपने आप को हिम्मत देने लग गई और किसी तरह से वो उठकर खड़ी हो गई। उसने किसी तरह से अपनी आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखा और उसे एक साइड पानी की बोतला दिखाई दी। शौर्या ने वो सारी की सारी बोतल अपने सर पर उंडेल दी और अपने आप को होश में लाकर वो वहां से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लग गई। ऐसा आई कैन डू इट, मैं यहां से जा सकती हूँ। खुद को मोटिवेट करते ही शौर्या अपने इर्द गिर्द देखने लग गई। उन गुंडों ने लगाई हुई आग धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और शौर्या की बेताब नजरें इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। एंड फाइनली उसे रास्ता मिल गया, एक खिड़की। एक छोटी सी खिड़की, जिसके पास आकर शौर्या ने नीचे देखा। कम से कम जमीन से 6-7 फुट ऊपर थी वो खिड़की। अगर पहले की बात होती तो ये हाइट शौर्या के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसे कई चोटें लगी हुई थी तो उसका हाथ भी काफी जख्मी था। और वो नशा, वो ड्रग्स जो उसे दिए गए थे। शौर्या हड़बड़ा गई, मगर उसकी जीने की चाहत काफी ज्यादा थी। और फिर क्या, उसी चाहत में उसने उस खिड़की से नीचे उड़ी मार दी। आह, वह तो दर्द हुआ उससे। उसके जख्मी हाथ पर जोर गिरा था और वो दर्द इतना था कि उसका दिल चीखने को किया। बट उसने किसी तरह से अपने आवाज दबा दी और वहां से भागने लग गई। अंधेरी रात, वो मुश्किल रास्ता और उसकी कमजोर हालत। मुश्किल हो रही थी उससे और बहुत दर्द भी, लेकिन वो वहां से भाग रही थी। और तभी उसे ड्रग्स की तलफ महसूस हुई, जिसकी बॉडी में उसका पुनर्जन्म हुआ था। उसे शायद काफी दिनों से ड्रग्स दिए जा रहे थे और अब शायद उसके ड्रग्स का वक्त हो गया था। उसकी बॉडी थरथराने लग गई और उसकी आंखों भी बंद होने लग गई।
ड्रग्स का नशा इतना आसान थोड़ी ही होता है, एक बार वो लत लग गई तो छुट पाना बहुत ही मुश्किल। आगे ये बॉडी उसकी होती तो वो खुद पर कंट्रोल कर पाती, लेकिन ये बॉडी उस 18 साल के मासूम शौर्या की थी, जिसकी जिंदगी काफी आम सी थी, और उस आम सी लड़की के लिए ये सब सहन कर पाना मुश्किल ही था। शौर्या ने अपने आप पर कंट्रोल किया, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपना जख्मी हाथ अपने नाक के पास ले आ गई। वो खून में से आती ड्रग्स की गंध शौर्या को अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो किसी तरह से आगे बढ़ती रही और फाइनली पक्के सड़क तक आ गई। आप वो रास्ते पर आई ही थी कि एक स्पीड में आने वाली कार की हेडलाइट उसके चेहरे पर आ गई और शौर्या ने रोशनी से बचने के लिए अपने आंखों के आगे हाथ रख दिया। उसके सामने की वो इम्पोर्टेड ब्लैक बुगाटी तेज आवाज के साथ रुक गई और उसके साथ साथ उस कार के पीछे आने वाली बाकी के कार्स भी रुक गए। What the hell are you doing? उस कार में बैठे हुए उस यंग हैंडसम लड़के ने गुस्से से अपने ड्राइवर को घूरते हुए सवाल किया और वो ड्राइवर डर से कांप उठा। उसका बॉस कितने गुस्से में है वो ये बात जानता था, और वैसे में भी ये गलती, आज तो उसकी नौकरी गई इस बात का उसे अंदाजा हो गया। सॉरी बॉस, लेकिन वो लड़की, उस ड्राइवर ने किसी तरह से कहा, और वो अपने लंबे कदमों से बाहर आ गया। उसके कदम अपने आप ही उस लड़की के तरफ बढ़ने लग गए जो अभी अपने हाथों से अपन चेहरा कवर करे ही बैठी थी। कार की वो रोशनी उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। उस लड़के ने उसे देखा और खून से सने हुए उसके हाथ देखकर ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। वो एक कदम और उसके नजदीक गया और उसकी नजरों में उसके हाथ से लगातार बहता हुआ खून और उसकी और चोटें आ गई। उसे ऐसे देखकर एक पल के अंदर ही उसने पी हुई शराब का नशा उतर गया और वो उसके पास बैठ गया। बेहद खूबसूरत थी उसके सामने को वो लड़की, और शायद उतनी ही बहादुर भी। उसे लगी चोटें और उसके बावजूद भी उसका यहाँ अकेले आना उसे समझते देर नहीं लगी कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है उसके कैद से भागकर आए है वो, और उस बहादुर लड़की ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली। आज तक उसने कमजोर, अपनी खूबसूरती का दिखावा करने वाले नाजुक लड़कियों को काफी बार देखा था। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती थी, और उसी वजह से उसके दिल में लड़कियों के लिए घिन सी बैठ गई थी। लेकिन ये लड़की, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो सबसे अलग है। खून से, मिट्टी से सनी हुई होने के बावजूद भी उसने उस हर्टलेस लड़के के दिल में अपने लिए जगह बना ली। प्रिंसेस, उसके ओठों पर अपने आप ही ये लफ्ज आ गए और शौर्या ने अपने आंखों पर से हाथ धीरे धीरे करके हटा दिए। उसका चेहरा खून से मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, वो साफ साफ उस लड़के को दिखाई दे रही थी, और उन खूबसूरत हरी जर्द आंखों को देखकर उसकी सांसें एक पल के थम सी गई। वो लड़का शौर्या के काफी करीब था, और उस वजह से उसने पी हुई शराब की गंध शौर्या को आ रही थी। ड्रग्स के लिए तड़पते हुए उसकी बॉडी को वो गंध इतनी पसंद आई कि उसने जल्दी से अपना चेहरा उसके चेहरे के तरफ ले लिया और अपने सांसों में उस शराब की गंध को भर लिया। उसकी ये हरकत और उस लड़के की आंखें छोटी हो गई। वो कुछ समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल शौर्या उसके चेहरे के और भी करीब आ गई। उन दोनों के ओठों के बीच नाखून भर का ही फासला था, और जिस हिसाब से वो शौर्या सांसें भर रही थी, उस लड़के को समझते देर नहीं लगी कि उस लड़की को नशे की जरूरत है, और ना जाने क्या सोचकर उसने अपने ओठ उस लड़की के ओठों पर रख दिए। उसके दोनों ओठों को अपने ओठों के बीच रखकर वो पैशनेटली उसे किस करने लग गया, और शौर्या भी उसका पूरा पूरा साथ देने लग गई। उसे बाकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सिवाय उसके पिए हुए शराब की खुशबू के, और अपने ओठों और जुबान पर फिल होते हुए उसकी टेस्ट के। देखते ही देखते दोनों की किस और भी पैशनेट होने लग गई। उस लड़के के गार्ड्स और वो ड्राइवर सब देख रहे थे, और उनकी हैरानी और भी बढ़ती जा रही थी। उनके बॉस को लड़कियों से इतनी एलर्जी थी कि उसके हेड ऑफिस में एक भी गर्ल स्टाफ नहीं था। उसके जो दूसरे ऑफिस थे उसमें गर्ल्स को बॉयज के बराबर ही इक्वल राइट थे, और उनके काम को देखकर उन्हें प्रमोशन भी दिया जाता था। लेकिन उसके ऑफिस में एक भी गर्ल स्टाफ को नहीं रखा था उसने। इस कदर वो लड़कियों से दूर रहता था, और आज ना जाने कौन सी लड़की जो सड़क पर मरने की हालत में उसे मिली है, उसे उनका बॉस किस कर रहा है। ये देखकर तो सबकी आंखें ही बड़ी हो गई। शौर्या को किस करते हुए ही उस लड़के ने उसे अपने बाहों में उठाया, और अब तक उन्हें देख रहे गार्ड्स में से एक गार्ड ने जल्दी से आगे आकर उसके लिए कार का डोर खोल दिया। उसे लेकर ही वो गाड़ी के अंदर बैठा, और उसने शौर्या के ओठों से अपने ओठ छुड़ाकर ड्राइवर को कार हॉस्पिटल लेने के लिए बोल दी, बस 2 सेकंड।
2 सेकंड ही उसके ओठ शौर्या के ओठों से दूर हुए थे और हो गई ना वो गुस्सा, उसकी वो हरी जर्द नजरें गुस्से से भर उठी और अगले ही पल उसने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसके ओठों को फिर से उसके ओठों पर रख दिया और फिर एक बार डीप किस में वो दोनों उलझ गए। ये उनकी फर्स्ट किस थी। शौर्या भले ही अपने नशे को पूरा करने के लिए उसके ओठों के साथ खेल रही थी, लेकिन वो इस एहसास में पूरी तरह से खो गया था और उसकी प्रिंसेस का यूं उसके जरा से दूर होने पर गुस्सा होना, उफ़, उसे कितना खुश कर गया था इस बात का अंदाजा वो खुद भी नहीं लगा सकता था। उसके बालों में हाथ घुमाते हुए वो और भी उसे चूमने में लग गया, लेकिन अब शौर्या से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके हाथों से खून काफी बह चुका था तो उसे चक्कर आने लग गए थे और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से कोई उससे उस नशे को छीन रहा हो, और धीरे धीरे करके उसकी अनकहे बदन होने लग गई। प्रिंसेस, हे प्रिंसेस, ओपन यूर आइज। वो लड़का पैनिक हो गया उससे ऐसे बेहोश होते हुए देखकर, और वो जोर से चीखते हुए उसके ड्राइवर से बोला, ड्राइवर ड्राइव फास्ट। और उसके गुस्से से इतना कहते ही ड्राइवर ने भी कार की स्पीड फुल कर दी। अपने बाहों में लिए हुए वो धीरे धीरे उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। शौर्या की बंद आंखें उसे अंदर तक डरा रही थी। आज तक वो कभी भी किसी से भी नहीं डरा था, या फिर ये कहे कि डर क्या चीज होती है उसे पता ही नहीं था, लेकिन आज आज उसे समझ आ गया था कि डर क्या होता है। उठ जाओ प्रिंसेस, प्लीज उठ जाओ, अभी मिली हो तुम मुझे, मुझसे दूर नहीं जा सकती। आए कनो कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा, लेकिन बेबी जस्ट लिटिल मोर टाइम, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, बस तब तक अपने आप को संभला। सुन रही हो ना प्रिंसेस? वो बेकरारी से उसके चेहरे को थामते ही उसे समझा रहा था। उसके आंखों में आंसू आ गए थे और एक एक कर शौर्या के चेहरे पर गिर रहे थे। अभी अभी तो मिली थी उसकी प्रिंसेस और मिलते ही दूर जा रही थी। कसी बर्दाश्त होता उससे वो। थोड़ी ही देर में कार हॉस्पिटल के सामने रुक गई और वो उसे लेकर जल्दी से नीचे उतर गया। अपने बाहों में उसे लिए हुए ही वो अंदर भाग गया। उसका शर्ट और उसका चेहरा शौर्या के खून से भीगे हुए थे और शौर्या वो तो खून से लथपथ ही थी। उन दोनों को देखने वाले हॉस्पिटल में के सभी हैरान हो रहे थे और उन सब को इग्नोर करके वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। ये हॉस्पिटल उसी का था। वेल पेशे से तो वो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक वेल नोन डॉक्टर भी था। डॉक्टर होना ये उसका सपना था, मगर उसके मॉम डैड का इकलौता बेटा होने की वजह से उसे अपन सपना छोड़ दिया और बिजनेस में चला गया। उसे वहां खुद आया हुआ देखकर, वो भी इस हालत में देखकर सभी डॉक्टर्स डर से कांप उठे। द ग्रेट बिजनेसमैन द अभिमन्यु राठौड़ को देखकर ही सबकी हवा टाइट हो गई और वो सदमे में खड़े होकर उसे देखने लग गए। ट्रीट हर यू इडियट, क्या मुझे ही वो बात तुम सबको समझानी होगी? वो जोर से चीखा। उसकी प्रिंसेस की हालत खराब थी और ये स्टूपिड डॉक्टर्स सिर्फ उसे देख रहे थे। गुस्सा ही आ गया उसे और उतना ही वो हेल्पलेस भी फील करने लग गया। वो खुद उसका इलाज करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत, उसका डरना, नो, अगर उसके प्रिंसेस को उसकी वजह से ही कुछ हो गया तो। ये सोचकर ही डर की एक ठंडी लहर उसके बॉडी में दौड़ पड़ी और उसने अपनी प्रिंसेस को उन डॉक्टर्स को सौंप दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और बस अभिमन्यु राठौड़ का पूरा पेशेंस खत्म हो गया और वो खुद ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। जल्दी से अपने आप को सैनिटाइज कर उसने सर्जिकल गाउन पहन लिया और खुद उसके प्रिंसेस के पास चला गया उसका इलाज करने। आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। आज से पहले उसने ना जाने कितनी ऑपरेशन करे थे और क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में से उसने पेशेंट की जान बचाई थी, बट आज आज उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये उसका पहला ऑपरेशन है। सो कमेंट में बताएं कि स्टोरी कैसी है, और हाँ, मुझे फॉलो करना ना भूले। थैंक यू। चैप्टर 3, नन्ही शौर्या। उसे वहां खुद आया हुआ देखकर, वो भी इस हालत में देखकर सभी डॉक्टर्स डर से कांप उठे। द ग्रेट बिजनेसमैन द अभिमन्यु राठौड़ को देखकर ही सबकी हवा टाइट हो गई और वो सदमे में खड़े होकर उसे देखने लग गए। ट्रीट हर यू इडियट, क्या मुझे ही वो बात तुम सबको समझानी होगी? वो जोर से चीखा। उसकी प्रिंसेस की हालत खराब थी और ये स्टूपिड डॉक्टर्स सिर्फ उसे देख रहे थे। गुस्सा ही आ गया उसे और उतना ही वो हेल्पलेस भी फील करने लग गया। वो खुद उसका इलाज करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत, उसका डरना, नो, अगर उसके प्रिंसेस को उसकी वजह से ही कुछ हो गया तो। ये सोचकर ही डर की एक ठंडी लहर उसके बॉडी में दौड़ पड़ी और उसने अपनी प्रिंसेस को उन डॉक्टर्स को सौंप दिया।
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और बस अभिमन्यु राठौड़ का पूरा पेशेंस खत्म हो गया और वो खुद ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। जल्दी से अपने आप को सैनिटाइज कर उसने सर्जिकल गाउन पहन लिया और खुद उसके प्रिंसेस के पास चला गया उसका इलाज करने। आज पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। आज से पहले उसने ना जाने कितनी ऑपरेशन करे थे और क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में से उसने पेशेंट की जान बचाई थी। बट आज उसे ऐसा अलग रहा था मानो जैसे ये उसका पहला ऑपरेशन है। उन्हें लीड करने वाले हेड नर्स ने शौर्य का चेहरा साफ करने को लिया और उसके माथे की जख्म पर उसका हाथ लगते ही शौर्य की बॉडी थरथरा उठी। वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी, इस वजह से उसे काफी तकलीफ हुई और उसकी बॉडी ने मूवमेंट की आराम से। शी इज माई प्रिंसेस और अगर उससे जरा भी तकलीफ हुई तो आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी आगे की पूरी जिंदगी तकलीफों से भरी हुई होंगी। अभिमन्यु ने की वो डेडली डेविल ऑरा और ठंड लहजा। वो नस बुरी तरह से कांप उठी और सॉरी कहकर 2 कदम पीछे हो गई। यूजलेस, अभिमन्यु ने कहा और खुद उसका चेहरा क्लीन करने लग गया। उसके हाथ की ट्रीटमेंट दूसरे डॉक्टर कर रहे थे और अभिमन्यु का ये ऑरा देखकर वो भी थरथरा रहे थे। शी इज माई प्रिंसेस, अभिमन्यु के ये लफ्ज और सबको समझ में आ गया कि उनके सामने लेटी हुई लड़की अभिमन्यु राठौड़ के लिए यह बहुत खास है। सो वो सब उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लग गए। शौर्य का चेहरा अच्छे से साफ करके उसके ब्लड टेस्ट के लिए भेजकर अभिमन्यु उसका ट्रीटमेंट करने लग गया। उसके हाथ पर गहरा कट लगा हुआ था, साथ ही में उसके बॉडी पर भी काफी जख्म थे। उसके पेट पर भी अच्छी जख्म हुई थी। अभिमन्यु ने उसके हर एक जख्म को बड़े ही आराम से उसे दर्द नहीं होगा ऐसे ट्रीट किया और फाइनली कुछ देर बाद उसका इलाज जब पूरा हो गया तब उसे वहां के वीवीआईपी रूम में ले जाया गया। बहुत ही आराम से उसे उस रूम के बेड पर लेटाने के बाद वहां से पूरा स्टाफ रफू चक्कर हो गया। पता चला उनकी सांस लेने का भी शोर और उनके डेविल बॉस ने उनकी जान ही ले ली। इससे बेहतर उन्हें वहां से जाना ही बेस्ट लगा। अभिमन्यु उस कमरे में आ गया और उसकी नजरें बेड पर लेटी हुई उसकी प्रिंसेस पर गई और बस उस पर ही थम कर रह गई। कुछ इस हद तक खूबसूरत थी उसकी प्रिंसेस की खूबसूरत, ये लफ्ज भी उसकी खूबसूरती को बयान नहीं कर सकता था। दूध सा गोरा रंग, ऊंची नाक और उसमें जचता वो ब्लैक कलर का स्टोन, कमांडर भूवे और उसकी वो लंबी लंबी पलकें। उसके ओठ तो इतने खूबसूरत नाजुक गुलाबी थे कि बस अभिमन्यु को उन्हें देखकर उनकी किस याद आ गई और उसका दिल किया कि वो अभी जाए और उसके उन ओठों को अपने ओठों में ले ले। और वो ओठों के नीचे का मोल, उफ़, उसके खूबसूरत चेहरे को नजर से बचाने के लिए ही था शायद वो मोल। प्रिंसेस, अभिमन्यु उसके पास बैठ गया और उसने उसके सर पर से हाथ घुमाया। हाय कितने सॉफ्ट बाल थे उसके। उसने उन्हें छूते हुए उनकी लेंथ देखनी चाहिए और उसे पता चला कि उसके बाल सच में काफी लंबे हैं और उतने ही मुलायम भी। अभिमन्यु का दिल, उसके जज्बात आज उसके काबू में नहीं थे। उसे लग रहा था कि वो सामने लेटी हुई उसकी प्रिंसेस को अपने सीने से लगा ले, उसे कडल करे, उसके उनसे ओठों को पाने ओठों में भर के बार बार किस करे और भी ना जाने क्या क्या। उसके जरा से छुवन से ही अभिमन्यु की हालत खराब हो रही थी और आगे के न जाने कितनी देर वो उसके पास लेटकर उसे सहलाते हुए बीता दिए। और यहाँ उसकी गैंग, मतलब उसके गार्ड्स, असिस्टेंट एंड ऑल, वो सब पागल होने को आ गए। अभिमन्यु के काम का पसारा कम नहीं था, काफी सारे बिजनेस थे उसके फैमिली के और उन्हें संभालने वाला वो अकेला। उसके मोम डैड का इकलौता बेटा था वो और उसका इंटरेस्ट आ गया डॉक्टरी में, जिस पर ना जाने कितना उसके मोम डैड ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। और जैसे ही अभिमन्यु बिजनेस करने के लिए मान गया वैसे ही उन दोनों ने अपना हाथ बिजनेस में से निकाल दिया और सब कुछ उस पर सौंप कर वो उनके घूमने का शौक पूरा करने के लिए वर्ल्ड टूर पर चले गए और उसके बाद उनके प्राइवेट आइलैंड पर जाकर शिफ्ट हो गए। अभिमन्यु ने सारी जिम्मेदारी अच्छे से उठाई हुई थी और अब वो ही सब कुछ छोड़कर छाड़कर अंदर उस लड़की के साथ बैठा हुआ था और उसे ऐसे देखकर उसकी पूरी टीम हैरान हो गई थी कि वो क्या करे और कैसे करे। कुछ घंटों बाद अभिमन्यु डॉक्टर से उसकी प्रिंसेस की रिपोर्ट मांगने बाहर आ गया और इसी बात का फायदा उठाकर उसके असिस्टेंट सामने आ गए और उन्होंने उसे फाइल थमा दी। बहुत जरूरी है बॉस, उसके मैनन असिस्टेंट वरुण ने कहा और अभिमन्यु ने उसे घूरकर देखा। उसके लिए उसकी प्रिंसेस से जरूरी कुछ नहीं था और वो वापस उसके पास जाने ही वाला था कि मयंक, उसका दूसरा असिस्टेंट जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी था, वो जल्दी से बोला, यार
क्यों मार रहा है हमें? बीएस इतने दिन फाइल देख और फिर चले जा अपने प्रिंसेस के पास। प्रोमिस परेशान नहीं करेंगे प्लीज यार, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, मयंक ने रोते हुए ही कहा और अभिमन्यु गहरी सांस लेकर उसके केबिन के तरफ चला गया। ही डोंट वांट कि उसकी प्रिंसेस उनकी आवाज से डिस्टर्ब हो, इसीलिए उसने केबिन में जाना ही जरूरी समझा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा बाबा, एक छोटी सी बच्ची दौड़ते ही आया। रू उसके बाबा ने उसे अपने गोद में लिया। मेरी जान, मेरी शौर्य, जानती हो बच्चों कि बाबा ने आपका नाम शौर्य क्यों रखा? क्योंकि आप ही उतनी बहादुर। मेरा बच्चा अपनी मौत से लड़कर मेरे जिंदगी में आया और मेरी लाइफ को खुशियों से भर दिया। मेरा बहादुर बच्चा। और उनकी बात सुन वो छोटी सी बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। बाबा ये, बाबा चॉकलेट, बाबा मुझे नहीं जाना, बाबा मुझे नहीं खाना, मैं जीत गई, मुझे सेकंड प्राइज ही मिला, मुझे ये फ्रॉक नहीं पसंद। और भी ना जाने कितनी यादें एक एक कर बेड पर लेती हुई शौर्य के जहन में आ रही थी। और एक बाप बेटी के उस खूबसूरत रिश्ते को देखकर नाइन में भी उसके ओठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। एक पिता का प्यार कितना अच्छा होता है मेरे बाबा, शौर्य ने कहा। उसने कभी भी किसी का प्यार महसूस नहीं किया था और ये इस तरह से मुस्कुराना, हंसना, खेलना, ये सब तो उसके नसीब में था ही नहीं। नहीं बाबा उठिए ना, प्लीज उठिए, क्या हो गया आपको? 10 साल की वो बच्ची बहतो तेज रो रही थी और उसके सामने सफेद कपड़ों में लेटे हुए उसके बाबा को उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बाबा मरे नहीं है, आप चुप करिए, माँ आज झूठ बोल रही है, उस छोटी शौर्या ने कहा। और अगले ही पल उसके सौतेली माँ ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया। उनका फोर्स इतना था कि छोटी शौर्या नीचे ही गिर गई। क्या कर रही ही दी? अगर ये मर गई ना तो इस घर से और तुम्हारे उस पति की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उससे हाथ धो बैठोगी। उस कमीने को पता था कि वो मरने वाला है, इसीलिए उसने पहले से ही इसके लिए पूरी अरेंजमेंट करके रखी हुई थी। अगर इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ या फिर हमने इस पर कोई जबरदस्ती की या इसकी पाई बंद कर दी तो महीने के जो 30,000 रुपए तुम्हें मिलने वाले हैं ना वो बंद हो जाएंगे और सारी प्रॉपर्टी कॉलेज के ट्रस्ट में चली जाएंगी, उस आदमी ने कहा। और शौर्य अकर सौतेली माँ गुस्से से तिलमिलाते हुए रह गई। उसे वही छोड़कर वो अंदर कमरे में चली गई। आगे के ना जाने 2-3 महीनों तक छोटी शौर्य बीमार थी और अकेले कमरे में उसके बाबा को याद करते हुए रोती रहती थी। ज्यादा हंस मत, घर के काम कर, खाना बना, मेरी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत लगोगी, तुम पढ़ने दे रही हो उसका शुक्र मना। अगर मेरी बेटियों से पढ़ाई में आगे जाने का सोचा तो याद रखना, जान से मार दूंगी। ना जाने किसका गंदा खून है, पता नहीं कौन से कचरे के डिब्बे से उठा कर ले आया था वो कमीना। इससे चल इस पेपर पर साइन कर, अब से ये पूरी जायदाद हमारी हुई, पूरे 2 करोड़ लूंगी। इसके 2 करोड़ में खरीदना हो तो लो इससे, वरना इसके जैसी खूबसूरत लड़की के लिए दूसरे मुझे और भी रुपए देने को बैठे हैं। जाने दो मुझे, मेरी माँ मुझे नहीं बेच सकती। नहीं, इंजेक्शन मत दो मुझे, दर्द होता है, मत मारो। आह, मुझे मरना है, अपनी इज्जत गंवाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसे एक के बाद एक ना जाने कितने मेमोरी शौर्य के दिमाग में चल रही थी और आखिर में उसने अपने हाथ की नस काट ली। इस तरह नशे में रहकर अपनी इज्जत गंवाने से अच्छा तो उसे मरना ठीक लगा और उसने मरना ही चुना। हर रोज तो वो मरने की उसके बाबा के पास जाने की दुआ करती ही थी, लेकिन अब सिर्फ दुआ नहीं बल्कि उसने सच में सुसाइड कर लिया। और एक जोरदार चीख के साथ शौर्य बिस्तर पर से उठकर बैठ गई। प्रिंसेस एक फिक्रमंद आवाज और उसी के साथ अपने कंधे पर महसूस हुई उसकी पकड़। शौर्य का जिस्म थरथरा उठा, उसकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन ये छुवन वो पहचानती थी। ये वही सेफ बाहें थी जो उसने बेहोश होने से पहले महसूस की थी। उसकी वो छुवन, वो किस और अल्कोहल की वो स्मेल, सब कुछ याद कर महसूस कर शौर्य की सांसें ऊपर नीचे होने लग गई और उसे ड्रग्स की चाहत हुई। उसने अपना सर ऊपर किया और उसके ओठों के पास बढ़ने लग गई और अभिमन्यु उसे रिलैक्स करने के लिए उसे कडल करने लग गया। उसने उसकी रिपोर्ट देखी थी, पिछले 7 से 8 दिनों से उससे लगातार अलग अलग ड्रग्स दिए जा रहे थे। उसके जैसे कमजोर सिर्फ 18 साल के लड़की के लिए वो सारे ड्रग्स का नशा हैंडल करना मुश्किल ही जाने वाला था, बहुत मुश्किल जाने वाला था। उन ड्रग्स का नशा ही तो था वो जो 2 दिनों से वो बेहोश थी और जब भी उसको होश आना था तब ड्रग्स की तलब होना आम बात थी। और वो जो उसके ओठों के पास बढ़ रही थी वो किस लिए है ये बात अभिमन्यु समझ पा रहा था।
प्रिंसेस रिलैक्स काम डाउन बेबी। अभिमन्यु की वो मैग्नेटिक एक्स्ट्रा सेड्यूसिंग नशीली आवाज और शौर्य पर उसके आवाज का नशा भी चढ़ गया। उसने अपनी आंखें खोल ली और वो उसके सामने बैठे हुए उस शख्स को देखने लग गई जिसका जादू उस पर चढ़ा हुआ था। किसी फॉरेनर को भी पीछे छोड़ेगा इतना गोरा चेहरा, वेल ट्रिम बियर्ड, तेज तर्रार आंखें और धारदार ऊंचा नाक, और उसके वो किसेबल ओठ जिसे देखकर ही शौर्य की उसके ओठों का छूने की चाहत और भी बढ़ गई और उसने बचा कूचा फासला मिटाकर उसके ओठों पर अपने ओठ टिका दिए। अभिमन्यु भी हैरान ही था उसे देखकर, उसकी आंखों को देखकर, वो उसकी ग्रीन आइज, उफ क्या कहर ढा गई थी अभिमन्यु राठौड़ पर कि वो खोसा गया उसमें और अब तक अपने आप को काबू में रखे हुए उसने उसके ओठों की छुवन से ही अपने आप को उसे सौंप दिया। चैप्टर 4 डोंट क्राई बच्चा। उसने उसकी रिपोर्ट देखी थी। पिछले 7 से 8 दिनों से उससे लगातार अलग अलग ड्रग्स दिए जा रहे थे। उसके जैसे कमजोर सिर्फ 18 साल के लड़की के लिए वो सारे ड्रग्स का नशा हैंडल करना मुश्किल ही जाने वाला था, बहुत मुश्किल जाने वाला था। उन ड्रग्स का नशा ही तो था वो, जो 2 दिनों से वो बेहोश थी और जब भी उसको होश आना था तब ड्रग्स की तलब होना आम बात थी, और वो जो उसके ओठों के पास बढ़ रही थी वो किस लिए है ये बात अभिमन्यु समझ पा रहा था। प्रिंसेस रिलैक्स काम डाउन बेबी। अभिमन्यु की वो मैग्नेटिक एक्स्ट्रा सेड्यूसिंग नशीली आवाज और शौर्य पर उसके आवाज का नशा भी चढ़ गया। उसने अपनी आंखें खोल ली और वो उसके सामने बैठे हुए उस शख्स को देखने लग गई जिसका जादू उस पर चढ़ा हुआ था। किसी फॉरेनर को भी पीछे छोड़ेगा इतना गोरा चेहरा, वेल ट्रिम बियर्ड, तेज तर्रार आंखें और धारदार ऊंचा नाक, और उसके वो किसेबल ओठ जिसे देखकर ही शौर्य की उसके ओठों का छूने की चाहत और भी बढ़ गई और उसने बचा कूचा फासला मिटाकर उसके ओठों पर अपने ओठ टिका दिए। अभिमन्यु भी हैरान ही था उसे देखकर, उसकी आंखों को देखकर, वो उसकी ग्रीन आइज, उफ क्या कहर ढा गई थी अभिमन्यु राठौड़ पर कि वो खोसा गया उसमें और अब तक अपने आप को काबू में रखे हुए उसने उसके ओठों की छुवन से ही अपने आप को उसे सौंप दिया। एक लॉन्ग डीप पैशनेट किस में दोनों कब खो गए उन्हें ही एहसास नहीं था। दोनों को एक दूसरे की तलब थी, एक दूसरे की प्यास थी। भले ही उस किस में शौर्य को किसी ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का नशा फिल नहीं हो रहा था, लेकिन जो नशा उससे फिल हो रहा था ना, वो उन नशीली चीजों से भी ज्यादा नशीला था, कुछ अलग था, बहुत मैग्नेटिक, सेटिस्फाइंग और साथ ही में उतना ही बेकरार करने वाला। एक अलग सी प्यास जब रही थी उसमें और साथ ही में कुछ ऐसा था जो उसे पूरा होने का एहसास भी दिला रहा था। शौर्य को जो ड्रग्स जी तलब हो रही थी, वो तलब अभिमन्यु जे ओठ पूरे कर रहे थे, उसे सांस लेने के दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी उससे उसे दूर नहीं होना था। अभिमन्यु को ये समझ आ गया और वो उससे दूर हुआ, और बस अगले ही पल शौर्य की नजरें गुस्से से भर उठी। उसने जो पेट के पास अभिमन्यु के शर्ट को पकड़ा था उस पर की उसकी पकड़ कस गई, वो भी इतने जोर से कि उसके नाखून अभिमन्यु के पेट पर लग गए। ओह माय प्रिंसेस, काम डाउन बच्चा, एम यूर्स, और तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं मैं, चलो अच्छे से सांस लो, ब्रीथ प्रॉपरली। अभिमन्यु ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए उसे समझते हुए कहा, लेकिन शौर्य की गुस्से से भरी हुई नजरें अब भी वैसे ही उस पर टिकी थी। अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई उन नजरों को देखकर। जितना वो उसके प्रिंसेस के बारे में सोच रहा था उतनी ही उसकी प्रिंसेस भी उससे जुड़ गई थी। इस बात का साबुत मिल गया उसे, और उसके ओठों पर की स्माइल और बढ़ गई। उसकी स्माइल देखकर अब तक गुस्से से घूरती हुई शौर्य की आंखें सॉफ्ट हो गई और वो खोसी गई उस स्माइल में, बस उसे ही देखने लग गई वो। और अभिमन्यु भी उसकी वो हरी जर्द नजरों को अपने आंखों में समा रहा था, साथ ही में उसके सर को सहलाकर उसे शांत भी करवा रहा था। अभिमन्यु की वो ममता से प्यार से भरी हुई चुभन और शौर्य के आंखों में आंसू भर के आने लग गए। ये फीलिंग उसने कभी नहीं महसूस की थी। किसी की फिक्र करना क्या होता है, ये आज उसे पता चला रहा था। नहीं जानती थी वो अभिमन्यु को, ना वो जानती थी और ना ही वो शौर्य जानती थी जिसके अंदर उसका रिबर्थ हुआ था। बट दोनों भी प्यार के लिए उतनी ही तरसी हुई थी, अपनी पूरी जिंदगी तपी हुई थी वो प्यार के लिए, और अब वो प्यार, वो तड़प अभिमन्यु के सहलाने से, उसके इतने प्यार से छूने से कम होने लग गई और शौर्य के आंखों में आंसू चने लग गए। हे शोना, डोंट क्राई बच्चा, क्यों रो रही हो तुम? वेट में डॉक्टर को बुलाता हूँ। अभिमन्यु पैनिक हो गया उससे रोता हुआ देखकर। उसके आंसू उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे। वो इतना डर गया कि लगभग भूल ही गया कि वो खुद भी एक डॉक्टर है और वो उसे चेक कर सकता है। अभिमन्यु ने जल्दी से बेड के साइड वाली बेल बजाए और डॉक्टर्स की टीम अगले 2 मिनट में ही वहां आ गई।
चेक हर डैम इट, दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी प्रिंसेस को दर्द हो रहा है, रो रही है वो। अभिमन्यु ने दांत ओठ खाते हुए डॉक्टर से कहा। कोई और वक्त होता तो उसके दहाड़ से वो पूरा फ्लो गूंज उठता, लेकिन अब उसकी प्रिंसेस उसकी बाहों में थी ना, तो उसकी तेज आवाज से उससे तकलीफ होती। बस इसीलिए अभिमन्यु चीखा नहीं, और नजरों से ही आए हुए डॉक्टर्स की जान उनके हलक तक लाकर वो प्यार से आराम से उसके प्रिंसेस को सहलाने लग गया। शौर्या पूरी तरह से अभिमन्यु के बाहों में थी, इतना सा भी वो दूर नहीं हुआ था उससे, और शौर्या भी उसे पैक गले से लगाकर बैठी थी। होश में आने के बाद उनके जख्म दर्द कर रहे होंगे, उन्हें ज्यादा हलचल नहीं करनी चाहिए, और उन्हें दिए हुए ड्रग्स मैंने उनकी मेडिसिन में कुछ और मेडिसिन ऐड कर देता हूँ, लेकिन कुछ दिनों तक उन्हें ड्रग्स की तलब महसूस होगी ही, और ड्रग्स ना मिलने पर पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। डॉक्टर ने डरते हुए ही मगर पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की, और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिलाकर उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया। शौर्या बीवी उसके बाहों में वैसे ही शांत सी बैठी हुई थी। अभिमन्यु की केयर उसे इमोशनल कर गई थी, और अब वो धीरे धीरे सिसकने लग गई। हे बच्चू, माय प्रिंसेस बेबी, रोते नहीं है, शांत हो जाओ। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चुप कैसे कराए। ये ऐसे हालत उसके सामने कभी आए ही नहीं थे, कभी फेस नहीं किया था उसने इन हालातों को। बचपन से ही वो स्ट्रिक्ट किस्म का बंदा था, ये रोना धोना एंड ऑल कभी उसने किया नहीं था। कम उम्र में ही वो इतना समझदार और सीरियस हो गया था कि उसे देखकर लगता नहीं था कि वो बच्चा है। उसके फ्रेंड्स भी उसी की तरह ही थे। हाँ, उनमें कभी कभी मस्ती होती थी, लेकिन ये ऐसा रोना धोना कभी भी नहीं। सो उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो शौर्या को शांत कैसे करवाए। और शौर्या वो भी तो कहा इस तरह से रोती थी, नहीं उसे रोना या दूसरे कोई इमोशन पता ही नहीं थे, लेकिन जिसके बॉडी में वो अब थी वो शौर्या काफी इमोशनल थी। उसके बाबा के जाने के बाद ये पहली बार था कि किसी ने उसे गले से लगाया था। उस बाबा के साथ जितना सेफ फील वो करती थी ना, ठीक उसी तरह उतना ही सेफ फील वो अभी अभिमन्यु के बाहों में कर रही थी। और वो होता है ना, अगर हमें किसी का सच्चा सहारा मिल जाए तब हम अपने सारे दर्द सारे आंसू उसके सामने बयान करने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह शौर्या को उसका सहारा मिल गया था, और अपने आप ही वो उसके सामने अपना दर्द उसके आंसू के थरू बयान कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसका रोना अपने आप बंद होने लग गया। इस बीते वक्त में अभिमन्यु ने एक बार भी उसे दूर नहीं किया था कि उसके रोने से वो परेशान नहीं हुआ था। उसे बाहों में भर के उसके सर को सहलाते हुए वो उसके दर्द को, उसके रोने का कम होने का इंतजार कर रहा था, और उसकी वो सॉफ्ट प्यार भरी छुवन शौर्या को भी बेटर फील करवाकर होश में लेकर आ रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कौन है, उसके साथ उसका क्या रिश्ता है, वो कहाँ से आया है, कुछ नहीं पता था उससे। बट वो जिस हिसाब से उसका ध्यान रख रहा था ना, बस उसके लिए वही काफी था। उसमें शौर्या को उसके बाबा की झलक दिखी। जब भी वो बीमार होती थी तब वो ऐसे ही उसके पास घंटों तक बैठा करते थे, उसके सर को सहलाया करते थे, और ये जो कोई भी था वो भी वही कर रहा था। फीलिंग बेटर ना प्रिंसेस, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? अभिमन्यु ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर सवाल किया, और उसके आंसू साफ कर दिए। शौर्या उसे देखते ही रह गई बिना कुछ कहे, और फिर वो वापस से उसके बाहों में चली गई। प्रिंसेस, अभिमन्यु ने उसे प्यार से पुकारा और उसके माथे पर ओठ टिका दिए, और शौर्या के ओठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और कब नींद के आगोश में चली गई उसे ही पता नहीं चला। अभिमन्यु जी नजरें भी उसके उस स्माइल पर ही टिकी हुई थी, और उसे देखकर वो भी मुस्कुरा उठा। आराम से धीरे धीरे उसे कडल करते हुए वो उसे ही देखता रहा। अभिमन्यु का फोन वाइब्रेट हुआ, और उसे देखकर उसने आराम से शौर्या को नीचे सुलाया, और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके बालों को एक और अच्छे से सेट करके वो बेड से नीचे आया। हम अभिमन्यु ने कॉल करके इतना ही कहा, और दूसरी ओर से उसका असिस्टेंट लियो कुछ बोला। कम इन बट नो नीड टू नॉक, अभिमन्यु ने कहकर कॉल कट कर दी, और लियो हैरान हो गया। उसका बॉस हम, हाँ, ओके, नो, इसके अलावा बहुत ही कम लफ्जों का इस्तेमाल करता था, और आज इतना बड़ा सेंटेंस। जरूर ये लड़की बॉस के लिए बहुत खास है, स्पेशल है, लेकिन इसे तो मैंने बॉस के साथ कभी नहीं देखा, और ना ही उस लड़की के पास में बॉस का कोई जिक्र है। लियो काफी हैरान हो गया, और फिर उसने धीरे से डोर ओपन करके वो अंदर आ गया। बॉस, मैडम की फुल इंफॉर्मेशन है इसमें। लियो ने एक फाइल अभिमन्यु की तरफ दे दी, और वही खड़ा रहा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा, और उसकी नजरों को समझकर अभिमन्यु बोला, स्पीक।
बॉस, पहले आप फाइल देखिए, फिर मैं बोलता हूँ। लियो का आखना और अभिमन्यु समझ गया कि जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात उसके प्रीसेस से जुड़ी होंगी जो लियो कहना चाहता है। उसने फाइल खोली और फर्स्ट पेज पर लिखे हुए उसकी प्रिंसेस की नाम पर उसकी फिंगर्स मूव हुई। शौर्य सौरभ पाटिल। अभिमन्यु ने बार बार उस नाम को पढ़ा। मेरी प्रिंसेस का नाम शौर्य है, बिल्कुल सही नाम है उसका। हे ही मेरी प्रिंसेस इतनी बहादुर, तभी तो इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो झुकी नहीं। चैप्टर 5 आई वॉन्ट एवरीथिंग फॉर माई प्रिंसेस। बॉस, मैडम की फुल इंफॉर्मेशन है इसमें। लियो ने एक फाइल अभिमन्यु की तरफ दे दी और वही खड़ा रहा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और उसकी नजरों को समझकर अभिमन्यु बोला, स्पीक। बॉस, पहले आप फाइल देखिए, फिर मैं बोलता हूँ। लियो का आखना और अभिमन्यु समझ गया कि जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात उसके प्रीसेस से जुड़ी होंगी जो लियो कहना चाहता है। उसने फाइल खोली और फर्स्ट पेज पर लिखे हुए उसकी प्रिंसेस की नाम पर उसकी फिंगर्स मूव हुई। शौर्य सौरभ पाटिल। अभिमन्यु ने बार बार उस नाम को पढ़ा। मेरी प्रिंसेस का नाम शौर्य है, बिल्कुल सही नाम है उसका। हे ही मेरी प्रिंसेस इतनी बहादुर, तभी तो इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो झुकी नहीं। अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई और वो उसके नाम पर से हाथ फिराता रहा। उसने आगे की इंफॉर्मेशन पनी स्टॉट कर दी और उसके चेहरे पर गुस्सा आने लग गया। सौरभ पाटिल ने उसे अडॉप्ट किया था, ये बात पढ़कर वो जरा हैरान ही हो गया। सौरभ पाटिल की वाइफ शालिनी पाटिल, इनकी पहले ही शादी हो गई थी और उन्हें 3 बेटियां भी थी। सौरभ ये कॉलेज के दिनों से ही शालिनी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया। उनके साथ शादी तोड़कर वो उनके प्रेमी के साथ भाग गई और जब 4 सालों के बाद वापस आए तो उन्हें 3 बेटियां थी, 2 जुड़वा और एक छोटी। उनके प्रेमी की मौत हो गई थी, इस वजह से वो वापस आ गई थी और उनके 3 बेटियों के साथ सौरभ ने उन्हें पाना लिया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सौरभ को समझ आ गया कि शालिनी सिर्फ उनका यूज कर रही है और इस वजह से वो उनसे कटे कटे रहने लग गए। आर्किटेक्ट कॉलेज में वो जाने माने प्रोफेसर थे और घर की प्रॉपर्टी भी बहुत थी उनके नाम। शालिनी के बारे में सब जानने के बाद भी उन्होंने कभी भी उन्हें दूर नहीं किया, बट उनकी सारी उम्मीदें तब टूट गई जब शालिनी ने उनके बच्चे को गिरा दिया। बहुत दुखी हुए थे वो, बट फिर कभी किसी तरह से उनके तीनों बेटियों के सहारे जी रहे थे। उनके कॉलेज की ट्रिप गई थी और वहीं उन्हें कचरे के ढेर के पास शौर्या मिली। उसकी हालत बहुत नाजुक थी उस वक्त। लगातार 3 महीने वो ICU में थी और उसके बाद जाकर उसे होश आ गया। सौरभ बहुत खुश हो गए थे उसे देखकर और उन्होंने उसका नाम शौर्या रख दिया। शालिनी को शौर्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो कभी भी उसका ध्यान नहीं रखती थी, सो सौरभ ही उसका ख्याल रखते थे और उसे अपने साथ कॉलेज ले जाते थे। सुबह उनके साथ ही वो घर से निकलती थी तो उनके साथ ही रात को वापस आती थी। 10 साल तक ऐसा ही रहा और फिर अचानक हुए उनकी मौत से शौर्या की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। शायद वो मरने वाले हैं, इस बात का एहसास उन्हें हो गया था। सो उन्होंने अपने सारी जायदाद शौर्या के नाम कर दी और हर महीने 30,000 इतनी ही रकम शालिनी को घर खर्च के लिए या मिलेंगी ऐसे उनके विल में भी लिख दिया। और इस बीच शौर्या को कुछ हुआ तो उनकी सारी प्रॉपर्टी कॉलेज ट्रस्ट को चली जाएंगी, ये बात भी उन्होंने मेंशन की थी। उन्होंने अपने साथी प्रोफेसर से बात भी की थी और वो शौर्या को अडॉप्ट करने के लिए तैयार भी थे, लेकिन शालिनी ने ऐसा होने नहीं दिया और शौर्या को अपने पास रखकर ही वो उस पर जुल्म करती रही। और फिर जब वो 18 साल की हो गई तब उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बेच दिया। अभिमन्यु हर एक बात गौर से पढ़ रहा था। शौर्या पर हुए हर जुल्म उसमें मेंशन थे, जिसे पढ़कर उसका खून खोलने लग गया। और जन उसने पढ़ा कि उसे 2 करोड़ में बेचा गया है, तब अभिमन्यु के माथे की नस तर उड़ने लग गई। वेयर इज शी? अभिमन्यु ने गुस्से से दांत पिसते हुए सवाल किया और लियो को समझ में आ गया कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। बॉस, शालिनी पाटिल हमारे गिरफ्त में है फार्म हाउस पर, लेकिन उससे भी जरूरी बात है जो मुझे आपसे कहनी है। लियो पहले से ही जानता था कि ये सब जानकारी पाने के बाद उसका बॉस शालिनी को छोड़ेगा नहीं, इसीलिए उसने पहले ही उसे उठवा लिया था। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके भाई को भी, जो शौर्या पर जुल्म करने में शालिनी के साथ ही था। बट उसने कहा कि उसे उससे भी जरूरी बात करनी है, तो अभिमन्यु उसे देखने लग गया। बॉस, ये लॉकेट। लियो ने वो लॉकेट अभिमन्यु की तरफ दिया। अभिमन्यु ने वो लिया और उसे देखकर लियो के तरफ सवालिया नजरों से देखने लग गया।
जब शालिनी को इंटरोगेट किया जा रहा था तब उसमें हमें ये और भी बातें बताई। उसका कहना है कि मैडम किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और सौरभ उन्हें चुराकर लाए थे। ये लॉकेट उस वक्त मैडम के साथ ही था। अगर सच में मैडम के बायोलॉजिकल फैमिली ने उन्हें कचरे के पास फेंका था तो इतना महंगा लॉकेट उनके पास क्यों देते। उस पर लगा ये हीरा इट्स अ रियल एंड वेरी रेयर डायमंड। वो कह रही थी कि सौरभ ने उन्हें कहीं से चुराकर ही लाया था क्योंकि उन्होंने उनका बच्चा अबॉर्ट करवाया था। वो किसी भी हाल में बाप बनना चाहते थे और शालिनी को नीचा दिखने चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने मैडम को कहीं से चुराया था। और शालिनी जो मैडम से नफरत करती थी, इसकी वजह भी वही थी। वो उनके बेटियों का हक छीनने के लिए सौरभ ने मैडम को लाया था, ऐसा इल्जाम लगा रही थी वो। लियो ने उससे कहा और अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। चुराकर, क्या ये सच है? अभिमन्यु ने सवाल किया और लियो ने नामे सर हिलाया। नहीं बॉस, ये शायद सच नहीं है। अगर उन्हें किसी बच्ची को चुराना ही था तो वो कोई हिलती बच्ची चुराते ना। मैडम जब छोटी थी तब वो तकरीबन 3-4 महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। काफी नाजुक कंडीशन थी उनकी। और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन सौरभ पाटिल के बारे में निकाली है, उन सभी का यही कहना है कि वो एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान थे। उनके एक फ्रेंड जो अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट के प्रिंसिपल है, उन्होंने भी यही बताया कि सौरभ पाटिल को मदर कचरे के पास ही मिली थी। और उन्होंने इतना भी बताया कि मरने से पहले सौरभ जी ने उनसे प्रोमिस लिया था कि वो शौर्या मैडम को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन शालिनी ने ऐसा होने नहीं दिया। लियो ने अपना कहना बंद लिया और अभिमन्यु ने उसके तरफ देखा। सो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी प्रिंसेस किसी खानदानी रईस घराने से बिलोंग करती है? अभिमन्यु का सवाल और लियो ने हाँ में सर हिला दिया। हम पता लगवाओ फिर मेरी प्रिंसेस की फैमिली के बारे में, बट मेरी प्रिंसेस तक ये खबर नहीं जाने चाहिए, कोई गोसिप भी नहीं। और हाँ, घर जाने की अरेंजमेंट करो और लड़कियों को लगने वाले हर एक चीज का इंतजाम मेरे विला के अंदर करो। आई वॉन्ट एवरीथिंग फॉर माई प्रिंसेस, अभिमन्यु ने कहा और लियो को जाने का इशारा किया। वो शौर्या के फैमिली के बारे में पता तो लगवाना चाहता था, लेकिन नहीं चाहता था कि ये न्यूज़ कहीं से भी शौर्या के कानों तक जाए। वो फिलहाल उसे कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहता था। प्रिंसेस माय बेबी, एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ पहले नहीं था। बहुत कुछ सहा मैं ना मेरी जन तुमने, बट डोंट वरी, तुम पर हुए हर एक जुल्म का बदला मैं उन लोगों से ले लूंगा। अभिमन्यु शौर्या के कमरे में आ गया था और उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाते हुए और उसे अपलक देखते हुए वो दिल ही दिल उससे बातें किया जा रहा था। नींद में भी फिर एक बार शौर्या की बॉडी की थरथराहट हुई। शायद उसके बॉडी को फिर एक बार ड्रग्स की तलब महसूस हुई थी, बट अगले ही पल अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया और शौर्या नॉर्मल होने लग गई। बॉस, अरेंजमेंट हो गई है जाने की। लियो का मैसेज आया और अभिमन्यु ने एक नज़र सोई हुई शौर्या को देखा। उसे आराम से अपने बाहों में उठाकर वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और थोड़ी ही देर बाद उनकी कार अभिमन्यु के आलिशान विला के आगे आकर रुक गई। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।